Subscribe to Man Mahila Ka and hit the bell icon for more such videos. Hello, I'm thankful to Man Mahila Ka organization को. Myself Selina Ahmed, founder director of Selina Exporter Private Limited and entrepreneur from Nagpur, Maharashtra. My journey started from my village Shishubari in West Bengal. My father taught me various aspects of business since I was a student. मेरे पिता ने मुझे एक छात्रा होने के नाते उसके साथ साथ मुझे बिजनेस की विभिन्न पहलू को बारे में सिखाया और उसके साथ साथ मैंने भी स्पोर्ट्स में भी थी उस स्टूडेंट लाइफ में और मैं इंटर कॉलेज और इंटर डिस्ट्रिक्ट खेली थी। 1995 में मेरी शादी हुई महाराष्ट्र में। तब वो जलवायु के कारण और एक स्थान परिवर्तन के कारण और स्टेट चेंजेस के कारण मैंने बहुत सारा चीजें में चेंजेस करनी पड़ी मुझे, जैसे कि लैंग्वेज, खान पान, सब कुछ मेरे को चेंज करने पड़े। मैं अपने विलेज में बहुत बेस्ट थी, लेकिन शादी के बाद मुझे अकेलापन महसूस हो रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्टिव बनाने के लिए एक बिजनेस शुरू करने के लिए इनकरेज किए थे। मुझे नई भाषा सीखने पड़ा महाराष्ट्र आने के कारण और उस जलवायु की कठिनाई की आदत डालनी पड़ी और स्थायी भाषा कोशिश विकसित करने पड़ा मुझे। और लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम में ये किए थी क्योंकि मैं बिलोंगिंग करती हूँ बंगाली लैंग्वेज को। इसीलिए मैं पहली बार 1996 में एक स्कूल खोलने के गांव में खोलने के लिए चाह रही थी और शिक्षा के विकास करना चाह रही थी उस गांव की, जिस गांव में मैं रहती थी। लेकिन मैंने सोचा कि बंगाल के लकड़ी की कारीगरों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा से ज्यादा उनको इम्पोर्टेंट थे पैसे की जरूरत, और उस जरूरत के लिए मैंने फिर वो स्कूल खोलने की मन जो थी मेरी वो चेंज करके मैंने सोची थी उनको मैं हेल्प करूं मेरे बिजनेस के द्वारा। तो इसीलिए मैंने बंगाल से रेडीमेड ट्रेडिशनल फर्नीचर जो रहते हैं उस ट्रेडिशनल फर्नीचर को मैंने उनके द्वारा कार्विंग करके फिर मैं महाराष्ट्र स्टेट में लेके आती थी और उस कार्विंग लकड़ी के फर्नीचर को मैंने सेल करती थी। और उस सेल करने के पैसा से जितने पैसा मुझे लागत होती थी उतने पैसा से मैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके मैं लेती थी, क्योंकि गांव में उतना ट्रेडिशनल फर्नीचर की ज्यादा कीमत नहीं थी, जिसलिए उन लोग बहुत पोर की खान पान की बहुत उनका तकलीफ हो रहे थे। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश के द्वारा मैंने उनको थोड़ा सा कर पाई, उनके लिए कुछ हेल्प कर पाई। Amazing. इसलिए मैंने बंगाल के रेडीमेड जो ट्रेडिशनल फर्नीचर है उसको मैं महाराष्ट्र में फर्नीचर की बिजनेस के द्वारा उनको हेल्प कर पाई। और उन्होंने जब मेरी ये कोशिश देखी तो उन्होंने बहुत खुश हो गए हैं और उन्होंने मेरे को हमेशा फोन करके बताते थे, मैडम हमारे लिए जो भी आपने किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें हमारे भी बहुत हेल्प हो रहे हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो विलेज में थी उस विलेज में मैं बहुत बिजी रहती थी, और इसमें इधर में मेरे जो हस्बैंड थे वो इंजीनियर थे टेलीकम्युनिकेशन में, तो इंजीनियरिंग उनके ऑफिस के व्यस्तता के कारण मैं अकेली घर पे मेरे को बहुत बुरा लगते थे। तो मैंने सोची कि मैं क्यों ना ये बिजनेस द्वारा मैं खुद को भी डेवलप कर पाऊँ और उनको भी हेल्प कर पाऊँ। तो मैंने फिर धीरे धीरे ये बिजनेस मैंने ज्यादा फैलाई और उसके बाद मैंने सोची थी कि ठीक है मैं एक एग्जीबिशन दूं, जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन थे। तो उसमें मैं जब ये एग्जीबिशन लगाई थी, एग्जीबिशन में ज्वाइन की, तो उस टाइम में मुझे इतने यानी वो ऑर्डर्स मिली
और वो एग्जीबिशन देखने के लिए बहुत जन आए थे वो एग्जीबिशन में, कि आसाम टिकट फर्नीचर के लिए और केन फर्नीचर के लिए। तो बहुत फेमस हो गई थी मैं उस टाइम। और उसी मोमेंट में मेरे हस्बैंड के ट्रांसफर हुई महाराष्ट्र से, ये नासिक से नागपुर में। तो नागपुर में आने के बाद फिर मैंने सोची कि मुझे तो बहुत तकलीफ होंगे फिर ये नए बिजनेस चालू करने के लिए, तो मैं क्या करूं कैसे करूं। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे पहले स्टडी करनी पड़ेगी बिजनेस की, और उसके बाद फिर मैं करूंगी। तो पहले तो मुझे स्टडी करने के साथ साथ मुझे एक शॉप चाहिए, कुछ तो भी चाहिए। तो मैंने सोची ठीक है, मैं हम लोग एक लैंड लेंगे, और लैंड के बाद हम लोग एक ऑफिस खोलेंगे, और ऊपर रहेंगे और नीचे ऑफिस रहेंगे, तो उसमें मैं कर सकूंगी। तो पूरे जैसे हमारे रूट के जैसी हिसाब से लाना है, वैसे हम लोग एक चॉइस किए जमीन, और उसमें हमने घर बना के स्टार्ट करने के लिए कोशिश करी नए करके। तो उस टाइम मेरे जितने भी बिजनेस के सामान थे मैंने दूसरे शोरूम में दे दी, और मैंने सोची कि स्टार्ट और नए करके करूंगी। लेकिन उस मोमेंट में मुझे एक प्रॉब्लम आ गए हैं, जिस रूट से मैं लेके जाती थी वो माल, उस रूट से ये रूट बहुत अलग है। तो मैंने सोची क्यों ना मैं बाद में करूंगी, थोड़ा सा और कोशिश करूं, स्टडी करूं, और दूसरे कुछ बिजनेस के लिए उनको हेल्प कर पाऊं। तो फिर मुझे ऐसी लगा कि ठीक है, एक बिजनेस देखो। तो मैंने जो बिजनेस शुरू की वो और अलग थे, इससे अलग थे। तो वो थे टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस तो मैंने एक यूनिट खोली, और यूनिट खोलने के बाद फिर मैंने सोची कि ठीक है, इस यूनिट से जितने उनको लेबर को एक सर्विस मिलेंगे, उसमें भी उनको अच्छा होगा। तो फिर जो ये विलेज के जो काम थे, उससे अलग विलेज के जो काम आए, तो है टेलरिंग की बिजनेस। तो नंदीग्राम की जो एक ये है कारीगर है, वो बहुत अच्छे कारीगरी करते हैं। तो मैंने सोची क्यों ना उन लोगों को एम्प्लॉय बना के रखूं मेरे इधर, और मैं उनको थोड़ा सा बिजनेस सर्विस दूं। तो मैंने 30% की एक यूनिट खोली, और उसी यूनिट से मैंने 2008 से चालू करी, और 2019 तक मैंने 10 से 11 इयर्स मैंने ये काम करी। और इस काम में मुझे बहुत तकलीफ आए, और उस तकलीफ को सहन करते हुए मैंने पूरे जितने मेरे ये है बिजनेस नॉलेज है, जैसे जैसे मेरे को ये करने पड़ा कि मुझे किधर से माल लेने पड़ेंगे, किधर मेरे को सप्लाई करने पड़ेंगे, और हैं वो जो जिन्होंने मेरे इधर आएंगे तो उन लोग कैसे रहेंगे, तो उनके बेस कैसे रहेगा, उनको खान पान कैसे रहेंगे। तो पूरे मैंने एस्टेब्लिश की, ऑफिस बनाई मैंने, और टेलरिंग की यूनिट बनाई। तो पहले मैं 10 मशीन ली, और उसके बाद 10 करके मैंने 40 मशीन ली, और एक यूनिट बनाई, जिसमें 1000 पीस कपड़े वीकली मैं डिलीवरी कर सकती थी, ऐसा। तो मैंने वो सब कोशिश करी, और उनको मैं इतने अच्छे से प्रोवाइड करी टेलर लोगों को। तो उनको मैं कैंटीन बना के दी, रहने के लिए सब कुछ कर दी, और उनको इतने अच्छे यानी एक फैमिली लाइफ जैसा बना दी उनको एक जगह। तो उन लोग अच्छे से मेरे काम कर पाए। तो उसमें उन लोग बहुत खुश थे, और बहुत जन ये बिजनेस से बहुत एम्प्लॉयमेंट मिली उन लोगों को। और बहुत जो नागपुर से जो हमारे जो इनकम उनको मिली वो बहुत बढ़िया मिली, और उन्होंने भी खुश हो गए थे। तो उसके बाद जैसे ही अभी लॉकडाउन चालू हो गए थे, तो लॉकडाउन के कारण जो ट्रेन वगैरह बंद थे, तो आ नहीं पाए। तो मैंने वो स्टॉप कर दी, वो बिजनेस स्टॉप करने के बाद तो फिर मैंने सोची अभी मैं क्या करूं, अभी मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। और मेरे जो इमेजिनेशन है, सिर्फ मेरी फैमिली को मैं देखती हूँ, और फैमिली के साथ साथ मैं यही सब काम करते रहती हूँ, किसी को हेल्प करना, कैसे करके मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ। तो यही मेरे मोटिव थे। तो मैंने सोची ठीक है ना, मैं ये बिजनेस अभी जैसे लॉकडाउन है, तो मैं कुछ एक काम करती हूँ, क्योंकि पिछले ये जो 2016-17 में मेरे हस्बैंड जब सिक्किम में पोस्टिंग थे, तो मैं अकेली दोनों बच्चे को लेके मैं इधर फैक्ट्री चला रही थी, और दोनों बच्चे को भी परवरिश कर रही थी। उसी मोमेंट में मेरे को एक ये बिजनेस के प्रपोजल आए थे,
जो एक्सपोर्ट की बिजनेस। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, एक्सपोर्ट की बिजनेस, तो तुमको आपको करना है क्या? तो मैंने बोली क्योंकि मुझे अभी क्या है, मैं इधर में 2 बच्चों को संभालना है और साथ साथ मेरे को बिजनेस भी करना है, तो मैं तीसरी बिजनेस कैसे करूं? तो फिर बोले नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो वो एक ट्रक खरीद करके देते उन लोगों को, पहले देखते हैं ऐसा। तो मैंने उधर 2016 को एक सेलिना एंटरप्राइजेस करके अकाउंट खोली, करंट अकाउंट खोली, और उधर में एक डंपर जो बड़ा जो ट्रक रहते हैं वो ट्रक मैंने खरीद करके दिए, और उधर में जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको मैं दे दिया करने के लिए। तो उसी मोमेंट जब भी मेरे को क्लिक आया कि ये बिजनेस, जब मेरे को उन लोग रिक्वेस्ट किए, बोले मैडम आप करिए, बोले आपको जमेंगे करना, तो मैंने उस टाइम ना कर दी, क्योंकि मुझे क्या लगा कि मैंने ये मोटिव करके रखी कि मैंने किसी को हेल्प करूंगी, मेरे पास जो मेंबर रहेंगे वो वैसी मेंबर रहेंगे जो जिसके बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये एक्सपोर्ट के मामले में मेरे को उतना ज्यादा पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैं बोली अभी लॉकडाउन के कारण, तो मैंने बोली ठीक है मैं ये कोशिश करके देखती हूँ इसमें क्या है। तो मैंने फर्दर मैं ये बिजनेस करने के लिए सितंबर महीना में वेस्ट बंगाल गई थी, और जाके फिर पूरे स्टडी करने के बाद हमने एक कंपनी खोली, जो एक्सपोर्टर कंपनी, सेलिना एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड। तो खुलने के बाद फिर हमने सोची कि अभी ये स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं थे उतना ज्यादा, और उधर में क्या है ज्यादा से ज्यादा ट्रक चाहिए, जब ट्रक रहेंगे तो बिजनेस रहेंगे। तो हमने क्या किया, एक एक लोगों को 1-1 लाख रुपया देके 2 लाख रुपया उनके पास लेके बैंक से पैसा ये करके उनको एक एक गाड़ी दिलवाया, और उस गाड़ी से उन लोगों को भी सर्विस मिल रहा है, उन लोगों को भी इनकम मिल रहा है, और मेरे को भी एक्सपोर्ट के ये हो रहा है। तो मैंने ऐसे नॉलेज लगाने के बाद हमने जो एक्सपोर्ट करे, तो हमारे 500 टन्स करके, यानी मेट्रिक टन्स करके 1 मंथ में जा रहे थे काम। तो जैसा 6 मंथ में इतने अच्छे हमारे वो एक्सपोर्ट की काम हुई, तो जिसमें हमको आउटस्टैंडिंग काम होने के लिए हमको एक इंडियन अचीवर्ड अवार्ड भी दिए एक्सपोर्ट पोर्टल से। तो फिर इसके बाद फिर ऐसे ही हो गए कि जो बिजनेस मुझे करना था दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए, तो मुझे वो मोटिव मिल गए, और वो सब चीज मेरे को इधर भी मिले। तो ये कारण मैंने फिर वही अभी ये कंपनी चला रही हूँ, जिसमें मुझे अभी इतने एम्प्लॉय उनके जो एम्प्लॉय भी मिल रहे थे, और उनको एम्प्लॉयमेंट जो भी उनको ये चाहिए, वो सब उनको मिल रहे हैं। तो मैं खुश हूँ कि मैं जो भी बिजनेस मैं करी, मैं खुद छोड़ी। ऐसा नहीं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, मैं सक्सेसफुल हुई, और मैं कोशिश करी और दूसरे करने के लिए, जो भी मेरे को कंफर्टेबल बन रहे थे मैं वही करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही थी। यही सब करने के बाद अभी मैं फिलहाल मेरी 25 इयर्स हो गए बिजनेस की। तो 25 इयर्स होने के बाद मुझे इंडियन अचीवर्ड अवार्ड मुझे मिली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो मैंने ये इंडियन अचीवर्ड अवार्ड मिलने के बाद, और इंडियन अचीवर्ड अवार्ड एंड आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड बोलते हैं उसको, वो। तो इसी मोमेंट में मैंने सोची कि मैंने 25 इयर्स दी जब, तो मैं अभी क्यों ना, मेरे को एक ये करना है, समाज में जो सोसाइटी में थोड़ा बहुत सर्विस देना है। उनके पास मैं भी सर्विस ली, मेरे को भी और सर्विस देना है। अभी जो मेरे लॉन्ग टाइम बिजनेस रह रहे हैं उसमें मेरे को सब फोन में करने पड़ रहे हैं, और कंप्यूटर में भी जो भी है मेरे को एलसी लेना है, जो भी करना है मैं कंप्यूटर में कर लेती हूँ, रात को मैं फोन कर लेती हूँ। बाकी टाइम मैं खाली हूँ अभी, क्योंकि मेरे अभी बच्चे एक फाइनल ईयर में है, एक 12th में है, तो उन लोग अपने अपने इसमें करके मैंने पूरे खाली हो गई। तो मैंने सोची कि क्यों ना मैं अभी सर्विस दूं, एक अच्छे काम के लिए मैं कोशिश करूं। तो मैंने फिर सोची कि ठीक है, कोविड 19 के जो महामारी के दौरान जो भी काम चल रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहे थे। आस्था जो है, जो ये ग्रासरूट लेवल में काम कर रहे थे, उनको तकलीफ हो रहा है।
तो मैं बीच में उनके पास पूछते रहती हूँ कि भाई कैसे काम चल रहा है, क्या है नहीं है। और जो भी ये लोकेलिटी मेरे घर के थोड़ा सा आगे एक जगह है जिसमें स्लम एरिया है, तो उन लोग थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास की जैसे है, तो उन लोग उतना ज्यादा उनका ये नहीं है, क्या बोलूं मैं, उनके जितना नॉलेज नहीं है करके उन लोग थोड़ा सा वैक्सीनेशन करने के लिए बहुत ज्यादा ये कर रहे थे। तो मैंने उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ मीटिंग वगैरह करके और मैंने उनके साथ जुड़ के अभी काम चालू कर दी उनके लिए। आपको ये सब करने के लिए इंस्पायर कौन करता है? एक्चुअली मदर इन लॉ तो है ही, उसके साथ साथ ज्योतिबा फुले मैम जो हमारे पहले लेडी थे एजुकेशन के लिए, जो पहले टीचर थी, और रानी लक्ष्मीबाई और किरण बेदी। चैलेंज आप यहाँ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जो आपने पार किया और इतनी कामयाब हुई है? मैम चैलेंज तो बहुत है। चैलेंज में पहले तो एक स्टेट से चेंज होने के जो चैलेंज थे मेरी लैंग्वेज की, वो चैलेंज में कामयाबी हासिल करी। वो चैलेंज वो उसको मैं ज्यादा से ज्यादा चैलेंज मानती हूँ कि मैंने एक बंगाली परिवार से हूँ और जो मैं इधर आई उसके बाद मुझे लैंग्वेज सीखने पड़ा, मराठी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, जो मुझे आते थे लेकिन उतना ज्यादा नहीं आते थे। तो वो मुझे बहुत तकलीफ देते थे कि मैं कैसे करके मैंने किसी के आगे मैं एक जब वो बताते ना प्रस्तुति करना, प्रेजेंटेशन, तो वो कर नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए मैंने वो पहले सीखने के बाद मैंने स्टार्ट की बिजनेस। तो ये एक चैलेंज थी। और दूसरे चैलेंज है टाइम मेंटेन। तो टाइम मेंटेन तो मुझे बहुत अच्छे से करने पड़ा, क्योंकि मुझे पूरे फैमिली को देखने पड़ा। पहले मैं फैमिली को देखती हूँ, उसके बाद में मेरे काम। तो इसी सिलसिले में मैं बहुत टाइम मेंटेन करी, और जो भी मुझे यानी मेरी फैमिली को चाहिए तो वो मैं दे पाई। तो मैं इसीलिए उनको थैंकफुल कहती हूँ, क्योंकि उन लोग मुझे भी हेल्प करे बहुत, और मैं भी उनके लिए जो भी करना था एक एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर के हिसाब से, एज ए वाइफ के हिसाब से, तो मैं कर पाई उनके लिए। तो उन लोग भी मुझे कोई ऐसा ये नहीं करते कि नहीं हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, तो वो अप्रिशिएट करते मुझे। अभी भी उन लोग मुझे बहुत ये करते हैं, एनर्जी देते हैं कि नहीं मम्मा ये करो। हस्बैंड भी बोलते हैं नहीं आप ये कर सकते हैं। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चैलेंजेस मैं दूर कर पाई। और एक चैलेंजेस है जो बिजनेस में भी वो बहुत कुछ चैलेंजेस आए, जैसा इकोनॉमिक फैक्टर भी है। इकोनॉमिक में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत हेल्प की, लेकिन जो मुझे और चाहिए था इकोनॉमिक ये, तो वो मुझे बैंक वगैरह से नहीं मिली। तो मैंने बहुत कोशिश करी बैंक से कुछ लोन वगैरह लेने के लिए, तो उतना ज्यादा मुझे मिली नहीं कोई ये। तो मैं उससे भी कोशिश करके नहीं, मुझे करना है तो मुझे कैसे भी मेरे को कोशिश करके करना है। तो वो चैलेंजेस करके मैंने मेरी तरफ से मैं जो भी कर पाई मैं करी। ये भी मेरे साथ चैलेंजेस थे। तो ये सब चैलेंजेस थे मेरे साथ। मैम कोई सोशल चेंज पे बात करना चाहेंगी आप? सोशल चेंजेस मैम, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए वुमेन के लिए, और फ्री हेल्थ केयर होना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, वुमेन सीनियर सिटीजन के लिए। वेरी गुड। और स्ट्रेस फ्री कम्युनिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। और जैसा लेडीज को बहुत ज्यादा ये एक्सपोजर नहीं मिलते हैं, तो वो होना चाहिए। जैसे मैं बताइए कि विश्वास जो है वो चीज नहीं रहते है हमारे ऊपर। जैसे हमने बैंक में जाते हैं तो हमारे ऊपर उतना ज्यादा जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते कि मैं आपको होगा क्या, कर पाएंगे क्या। तो जैसा हमको विश्वास करना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेडीज। तो हमारे लिए एक
यही चैलेंज रहते हैं, विश्वास जरूरी है। तो ये चेंजेस होना चाहिए सोसाइटी में। हाँ, हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कोई भी काम के लिए। और सोसाइटी में और एक है कि फैमिली में जैसा सास बहू के रहते हैं, तो वो भी होना चाहिए कि सास बहू माँ बेटी के जैसा होना चाहिए। हाँ, और फैमिली में कोई कोई है लेडीज ऐसा कि हमको बताते हैं, उन लोग कम्युनिकेशन करते हैं कि मैडम हमको तो करने नहीं देते, ये सब करने नहीं देते, वो सब करने नहीं देते, हमको घर में रहने के लिए बताते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उनको उनके पैर में खड़े होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए उनको, और उनको सीखना चाहिए कुछ। क्योंकि आज जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले हैं आगे चल के। तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हस्बैंड वाइफ को ही चाहिए। ऐसा हस्बैंड अकेले नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी घूम रही हूँ, देख रही हूँ कि जो अभी लॉकडाउन के कारण जो हस्बैंड की अभी जो ये चली गए हैं, जॉब चली गए, तो अभी इतने प्रॉब्लम में हैं उन लोग, हमारे पास इकोनॉमिक ये हेल्प मांग रहे हैं। तो जो लोअर कैटेगरी है उन लोग तो हेल्प मिल रहे हैं उनको गवर्नमेंट से, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए कुछ हेल्प नहीं हो रहा है। तो उनको कुछ करना है, तो पहले से उन लोग कुछ करते थे हस्बैंड वाइफ, तो वाइफ के जॉब चली जाते थे तो हस्बैंड के जॉब चली जाती थी वाइफ। तो ये सब चीज पहले से होना चाहिए था। तो अभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जन कोशिश करते हैं और बहुत हो रहे हैं, लेकिन बहुत जन ऐसे हैं जो उनको बहुत तकलीफ हो रहे हैं। तो ये चेंजेस होना चाहिए, एटीट्यूड को चेंज करो। जब आप एटीट्यूड चेंज करेंगे और बिग थिंक रखेंगे, तब जाके आप कर पाएंगे। आप मान मेला को कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप जो प्लेटफॉर्म दिए हैं वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, जिसमें से बहुत महिला के हेल्प मिलेंगी। जो काउंसलिंग होते हैं वो काउंसलिंग होता ही नहीं उनके साथ। तो आपके जो वीडियो देखेंगे तब उनको लगेंगे नहीं ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज उनको मिलेंगी। तो ये कितने बड़े अच्छे चीज कर रहे हैं, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेंगे इसके लिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि मैं सोसाइटी में घूमती फिरती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताते हैं हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है, तो सोचो। तो मैं बोली हम तो सोचते हैं, लेकिन आप भी खुद सोचिए। लेकिन उन सोच भी नहीं पाते, कोई ऐसा है। तो जैसा आपके वीडियो देखेंगे तो वो सोचेंगे कि मेरे को ये करना है, उन लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें उनको होगा। और आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए। और साथ में और बहुत लेडी आपके साथ जुड़ेंगे, आपको ये सब जो चीज है बताएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ, तो बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा था आपसे बात करना। Lovely having you here, ma'am. Big thanks from entire team of Man Melia. Welcome. Thank you.